तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंश्योरेंस लॉ। तो आज इंश्योरेंस लॉ का पहला ही टॉपिक है हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस, जो 5 ईयर लॉ और 3 ईयर लॉ दोनों में ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंश्योरेंस लॉ आपका एक सब्जेक्ट आता है जिसमें आपको ये पढ़ना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये स्टार्टिंग है, यूनिट 1 है। तो इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आने पक्के हैं। ओके, 15 नंबर के भी आ सकते हैं अगर आपका एग्ज़ाम है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका मिड टेस्ट वगैरह होता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा। यूनिट 1 में ये टॉपिक आता है और आज हम स्टार्ट करने वाले हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस। ओके, तो इसको ध्यान से देखिए एंड आई गारंटी यू कि अगर जो नोट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, जो लिखे हैं, आप ये पूरा लिख के आते हो तो 10 में 9 नंबर आप पक्का लोगे, 10 में 10 भी ले लोगे। अगर आपका कॉलेज थोड़ा लिबरल है नंबर देने में तो आप ले लोगे। वैसे तो ये वाले सब्जेक्ट में प्रॉपर परफेक्ट नंबर लाना इज़ लाइक इम्पॉसिबल ही है, लोग नहीं देते हैं, बट फिर भी मतलब कि यहाँ इससे बेटर कंटेंट नहीं हो सकता है। मैंने सारे लिख के रखे हैं, दिए हैं। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड येस, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कर लो वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगे, बुरा लगे तो अपना कमेंट सजेशन दो, जो भी करना है। अगर कोई डाउट हो, सबसे इम्पोर्टेंट बच्चा लोग, कि अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करिए और मैं वहाँ पे हर एक का रिप्लाई करने वाली हूँ। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए, इसलिए मैं सबसे पहले ये बोल दी, क्योंकि जब एक बार मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूँगी बीच में मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली, एकदम सीधे टॉपिक पे रहेंगे फटाफट। तो ये 1 मिनट अगर आप दोबारा तिबारा मेरे वीडियो को, मेरे सब्सक्राइबर हो, देख रहे हो, तो ये पार्ट स्किप करो जिसमें मैं ये बोलूँगी कि कैसे मेरा पढ़ाने का तरीका है। चलो, मैं सबसे पहले एक और इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि आप एग्ज़ाम में लिखो ना तो ऐसे हेडिंग्स बनाया करो, ब्लैक पेन का यूज़ करो। तो ये सारे हेडिंग मैंने बना रखे हैं, इसमें हेडिंग वाइज आप लिखना है। ये सारे नोट्स है प्रॉपर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज गवर्न्ड बाय रूल्स विच फॉर्म द पार्ट ऑफ जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है कि ये जनरल लॉ ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है वही उसी रूल से गवर्न होता है, बट इसमें और भी इसके एक्सटर्नल प्रिंसिपल हैं, रूल्स हैं कुछ एक्स्ट्रा। तो इसको ऐसे समझो, 1 मिनट ये मैं रेज कर दूं। तो इसको ऐसे समझो कि अगर ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, तो इसके अंदर आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जो भी लॉज हैं। तो ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए पार्टी, कंसिडरेशन होगा उसमें। उसके अलावा साउंड माइंड होना चाहिए। वहाँ पे आपका क्या होगा, कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। जो भी सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में दिया गया है एसेंशियल्स, वो सारे होने ही चाहिए। तो एक इंश्योरेंस क्या है, जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर ही है। ये स्कोप आपका, मैंने इससे आप समझ सकते हो। इट इज़ इक्वली ट्रू दैट ओवर द ईयर इंश्योरेंस हैज़ अट्रैक्टेड मेनी प्रिंसिपल ऑफ इट्स ओन। तो यही तो इवोल्यूशन हुआ कि टाइम टू टाइम इंश्योरेंस ने अपने कुछ और भी प्रिंसिपल ऐड करते रहे हैं, बट वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ हमेशा ही रहेगा। ओके, in other words, besides general principle of contract, there is some additional principle in insurance contract. जो additional principle है वो क्या है, रिस्क है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, आउटमोस्ट गुड फेथ है। तो ये सारी चीज़ें जो आउटमोस्ट गुड फेथ है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, रिस्क है, ये सब एक टॉपिक है इस सब्जेक्ट का और हम पूरे डिटेल में सारे पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी बस आप इतना समझो रिस्क क्या है। रिस्क से तो आप समझ रहे हो, बट इसके बहुत ही लाइक एलिमेंट्स हैं। इंश्योरेंस लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक पूरा फुल क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में हर एक टॉपिक पे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, ऑटमोस्ट गुड फेथ इंश्योरेंस लॉ का एसेंशियल डॉक्ट्रिन है ये। ओके, तब पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में ऐसे एक ओवरव्यू देंगे। इट इज़ परफेक्टली प्रॉपर टू ट्रीट इंश्योरेंस लॉ एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ। चूँकि इसमें क्या है कि इतने सारे कंसेप्ट्स हैं, तो ये परफेक्टली प्रॉपर है कि इसको एक सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ की तरह हम ट्रीट करें। उसके बाद हम इसमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी, यत्र भवति यत्र नश्यति। इट मीन्स वॉट एवर इज क्रिएटेड मस्ट डिस्ट्रॉय वन डे।
creation is inevitable followed by destruction, risk is inevitable in life. तो हिंदू फिलॉसफी में ये चीज़ है कि यत्र भवति यत्र तत्र नश्यति, कि जो भी क्रिएट हुआ है उसका डिस्ट्रक्शन होना तय है। और रिस्क जो है ये सिर्फ लॉ में नहीं, अगर देखो फिलोसफिकल टर्म में भी, एक लाइफ में भी, रिस्क ये हमेशा लाइफ के साथ चलती रहेगी। ओके, मोरोवर नेचर इज़ ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ चेंज। और हमें पता है कि जो नेचर है, कोई भी चीज़ है, हमेशा चेंज के स्टेट में रहेगा। आपकी लाइफ, आपका टाइम हमेशा चेंज होता रहेगा। इट कॉजेज लॉस, तो risk is here. Loss is here and everyone wants to avoid loss and save life. तो सब लोग का क्या हमें सबको पता है कि रिस्क है, लॉस होगा, जो बना है वो ख़त्म भी होगा, बट हर एक लोग ये ट्राई करते हैं कि वो लॉस को अवॉइड करें और रिस्क जो है उसको कम रखें, उनका लॉस कम हो, उनकी चीज़ें सेव रहे। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेव himself, so some professional risk bearer come forward, they agree to undertake risk of another. तो क्या हुआ कि लोग अपना रिस्क खुद नहीं ले पा रहे थे, तो इसको एक प्रोफेशन बना दिया गया। कुछ लोग जो हमारी सोसाइटी में ही आगे आए और वो क्या किए, वो दूसरे के रिस्क को लेने के लिए तैयार हुए। ओके, और उनको क्या कहते हैं हम, इंश्योरर। सच प्रोफेशनल्स और रिस्क बेयरर इज़ नोन एज इंश्योरर और अंडरराइटर। उन प्रोफेशनल को क्या कहते हैं हम, अंडरराइटर और इंश्योरर। जैसे कि ये जो ए हुआ, ए को कोई लॉस हुआ, अब यहाँ पे बी आ गया, बी कहता है कि मैं तुम्हारा लॉस बेयर करने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हारा लॉस कंपेंसेट कर दूंगा। अब बी, ये मैकेनिज्म कैसे चलेगा, ये तो एक प्रोफेशन है। अब प्रोफेशन चलेगा कैसे, तो ए क्या करता है कि एक प्रीमियम देता है, बी चार्ज करता है प्रीमियम ए से, और वो प्रीमियम होता है कंसिडरेशन की तरह, और ये पूरा मैकेनिज्म कहलाता है इंश्योरेंस। ओके, the person who actually suffer loss or seeks protection is called insured or assured. यहाँ A और B में क्या है, B है हमारा अंडरराइटर और इंश्योरर, A इज़ इंश्योर्ड और अस्योर्ड, जिसको लॉस हो रहा है और जो लॉस बेयर कर रहा है। तो इंश्योरर एग्री टू टेक द रिस्क इन ल्यू ऑफ ए स्मॉल कंसिडरेशन विच इज़ कॉल्ड एज प्रीमियम। फ्री में तो करेगा नहीं, दिस इज़ प्रोफेशन, तो वो क्या करता है, एक प्रीमियम लेता है, एक छोटा सा स्मॉल कंसिडरेशन लेता है, और उसको हम कहते हैं प्रीमियम। और ये पूरे मैकेनिज्म को, होल अरेंजमेंट और मैकेनिज्म और प्रोसेस इज़ कॉल्ड इंश्योरेंस। ये समझ गए, हम इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं। इंश्योरेंस इज़ नॉट अ लीगल टर्म, बट इंश्योरेंस लॉ और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ लीगल टर्म। जो इंश्योरेंस है वो लीगल टर्म नहीं है, बट इंश्योरेंस लॉ जो है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये लीगल है, इसको आप चैलेंज भी करेंगे। ओके, क्लेम करना होता है इंश्योरेंस। ये हमने एक ओवरव्यू दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू हेडिंग, ये है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस। इसमें हम देखने वाले हैं कि इंश्योरेंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। सो द ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस इज़ एज ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इंश्योरेंस की हिस्ट्री इतनी पुरानी है जितनी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, दो देयर was no direct reference to the insurance but many indirect reference is found in our ancient text. कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है, हम ये तो कह रहे हैं कि बहुत पुराना है, पर कोई ऐसे डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, बट हमारे टेक्स्ट में, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में, वेदास में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मेंशन है। ओके, मनु हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द प्रोविजन फॉर शेयरिंग द फ्यूचर लॉसेज इन ऋग्वेदा. The word Yogchem was used, suggesting that some form of insurance was in existence in our country 3000 years ago. In India, insurance has a deep-rooted history. It found mention in the writing of Manu, Yagyabalk, Dharmasastra, Kautilya's अर्थशास्त्र। ओके, तो क्या है, मनु ने कुछ प्रोविज़न रिकॉग्नाइज किए जहाँ पे हम
शेयर करते हैं अपने लॉसेस को, ये ऋग्वेद में है। और वहाँ पे वर्ड दिया गया है योग क्षेम, जो सजेस्ट करता है, जो काम करता है इंश्योरेंस की तरह ही। ये 3000 साल पहले की बात है, ओके। तो ये एग्जिस्ट करता था। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि मनु के राइटिंग में तो है ही, याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य ने भी लिखा है, धर्मशास्त्रास में भी है, और अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इंश्योरेंस का जिक्र है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट इंश्योरेंस की हिस्ट्री स्टार्ट होती है बहुत सालों पुराने, ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से है तब से है। और हम इनडायरेक्ट रेफरेंसेस अपने कुछ ये स्कॉलर्स के राइटिंग में भी देख रहे हैं। A form of community insurance was practiced by Aryan. Some societies were found in Buddhist period to help family to protect or rebuild houses, protect widows and children, but these are the reform of early form of insurance. तो ये क्या है कि बुद्धा पीरियड में भी, बुद्धिस्ट पीरियड में भी क्या देखा गया कि कुछ फैमिली के घर को फिर से बनाने के लिए, स्पेशली जो विडोज़ हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके हेल्प के लिए जो लॉस हो रहे हैं, ये रिफॉर्म्स आए। ये अर्ली इंश्योरेंस आप इसको कह सकते हैं कि वहाँ पे लोग एज अ कम्युनिटी आते थे हेल्प करने लोगों की। किन किन लोगों की? उनके जो सर्वाइवल की बात है उन पे हेल्प करने, विडो के हेल्प करने, चिल्ड्रन के, उनके लॉस को बेयर करते थे। इन मॉडर्न इंडिया form of insurance is contribution of Britishers. It is required to make inquiry on the origin of insurance in England. जो मॉडर्न इंडिया है वहाँ पे क्या है कि जब ब्रिटिशर्स आए तब से इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ। अब मॉडर्न इंडिया में इंश्योरेंस अब से कैसा स्टार्ट हुआ? ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट वाला, कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट का सीन है। लीगली आप क्या करोगे? क्लेम करोगे इंश्योरेंस अपना, ओके। तो ये सारे चीज़ का रूट आता है ब्रिटिशर्स से, और ब्रिटिशर्स से जब आता है तो हमको ये देखना ज़रूरी है कि ओरिजिन इंग्लैंड में कैसे हुआ है। तो हम ये देखने वाले हैं कि इंग्लैंड में कैसे इंश्योरेंस का ओरिजिन है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हिस्ट्री इन यूके। सबसे पहले देखो, इंश्योरेंस सबसे कई टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। फायर होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, मरीन इंश्योरेंस होते हैं। उसमें भी कई सारे कैटेगरी हैं कि आपको कैसे कैसे इंश्योरेंस कराने हैं। अब तो और भी बहुत सारे आ गए हैं, बट द मरीन इंश्योरेंस वॉज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इटली where it probably began at about the end of 12th century। कि सबसे पुराना बिजनेस इंश्योरेंस क्या है? मरीन इंश्योरेंस। कि लोग अपने बिजनेस पर्पज से, या फिर इंग्लैंड जो था उसके बहुत सारे कॉलोनी थे पूरी दुनिया में, तो वो कॉलोनी बने कैसे? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है और फिर उसके शिप्स जा रहे हैं, मरीन सी रूट से जा रहे हैं, तो वो मरीन में बहुत सारे लॉस हो रहे हैं, शिप्स को लॉस हो रहे हैं, लोगों के लॉस हो रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि मरीन इंश्योरेंस सबसे पहला था। ये कैसे स्टार्ट हुआ? इंश्योरेंस बिजनेस इन दोज डे दो बार हो गया है, वर कंडक्टेड वेरी इनफॉर्मली इन द टाइम ऑफ विलियम थर्ड एंड क्वीन एने 1688। जो विलियम थर्ड का टाइम था 1688 के टाइम में, जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल था, ऑर्गेनाइज नहीं था एक तरीके से। अ मैन एडवर्ड लॉर्ड, एन ओनर ऑफ अ फेमस कॉफ़ी हाउस, कम अप विद द आइडिया ऑफ इंश्योरेंस आफ्टर लिसनिंग द स्ट्रगल ऑफ सी ट्रेडर्स। अब क्या होता है कि शाम को, या फिर कुछ कॉफ़ी हाउसेस होते हैं जहाँ लोग बैठते हैं, बातें करते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वहाँ पे एक आदमी एडवर्ड लॉर्ड सामने आता है जब उसको पता चलता है कि क्या क्या स्ट्रगल है सी ट्रेडर्स की। तो वो सामने आता है, वो आइडिया देता है इंश्योरेंस का। द सी मर्चेंट ऑफ लंदन असेंबल्ड एंड फॉर्म्ड एन एसोसिएशन अमंग देमसेल्फ एंड द सिस्टम ऑफ एजेंसी वॉज डेवलप। तो क्या होता है कि वो जो सी मर्चेंट जितने हैं वो आते हैं और खुद का एक लोकल एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। और इस एसोसिएशन से उन लोग ये स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस, और स्पेशली क्या होता है? मरीन इंश्योरेंस ही है ये। तो लंदन से ही ऐसे ये स्टार्ट हुआ, मरीन इंश्योरेंस की हिस्ट्री ऐसे रही है। बाद में क्या होता है? द लॉर्ड ऑफ लंदन वॉज फॉर्म्ड एज अ कॉरपोरेशन विद स्टेटरी अथॉरिटी, ओके। द स्टैंडर्ड मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड एज अ स्टेटरी फॉर्म। तो क्या होता है कि लॉर्ड ऑफ लंदन जो है
वो फॉर्म होता है कॉरपोरेशन, और इसको एक स्टेटूटरी अथॉरिटी मिल जाती है, सबसे बड़ी बात। और मतलब कि एक लीगल अथॉरिटी, लीगल फॉर्म में चीज़ें बन रही हैं, अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो रही हैं, पहले जो डिसऑर्गेनाइज था। अब क्या होता है 70-20 में, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, बबल एक्ट। द बबल एक्ट वॉज पास। ये जो बबल एक्ट पास होता है विच क्रिएटेड मोनोपोली इन फेवर ऑफ टू कॉरपोरेशन नेमली। क्या होता है, सब जो बबल एक्ट जैसे ही 70-20 में पास होता है, तो वो जो दो कॉरपोरेशन है उसकी पूरी की पूरी मोनोपोली हो जाती है। सबसे पहली है वो द लंदन एक्सचेंज एंड द रॉयल एक्सचेंज। ये दो जो हैं कॉरपोरेशन, इसकी मोनोपोली हो गई। दिस कॉरपोरेशन मोनोपोली वॉज एबॉलिश्ड इन 1828। अब ये चला 1828 तक और पूरे मार्केट में मोनोपोली रही, बट ये एबॉलिश हुआ 1824 में, when other joint stock companies were permitted to carry on marine insurance business. After that, Joint Stock Company Act 1862 was passed. तो क्या होता है कि 1862-24 के बाद अलग दूसरी कंपनीज को भी परमिशन मिलते हैं कि वो मरीन इंश्योरेंस बिजनेस करना स्टार्ट करें, और जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1862 क्या होता है, पास होता है, विच क्रिएटेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ मरीन। और स्पेशली ये किसके लिए था कि मरीन इंश्योरेंस बिजनेस का एक्सपेंशन हो। मरीन इंश्योरेंस बिजनेस इज नाउ रेगुलेटेड बाय इंग्लिश मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1906। अब मरीन इंश्योरेंस कैसे बिजनेस कैसे रेगुलेट होता है, इंग्लिश मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1906 से। तो ये रहा इसका हिस्ट्री कि पूरा का पूरा कैसे कहानी स्टार्ट हुआ। एक आदमी ने स्टार्ट किया, पहले वो ऑर्गेनाइज नहीं था, वहाँ से दो कॉरपोरेशन की मोनोपोली रही, लंदन एश्योरेंस और रॉयल एक्सचेंज की, फिर एक्ट्स पास हुए। ये हमने देखा मरीन। नाउ लेट्स मूव टू फायर इंश्योरेंस। इन इंग्लैंड आफ्टर द मरीन इंश्योरेंस, business fire insurance was next to organized business which was adopted because of two incident। तो क्या होता है कि इंग्लैंड में मरीन इंश्योरेंस के बाद दूसरा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस इंश्योरेंस क्या आता है, फायर इंश्योरेंस। अब चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है, और ये होता है दो इवेंट की वजह से मेनली। पहला है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, दूसरा है टोले स्ट्रीट फायर 1861। ये दो इवेंट होते हैं जिसके वजह से फायर इंश्योरेंस अब होता है ऑर्गेनाइज। The Great Fire of London was mainly responsible for the establishment of fire insurance business. After the destruction, Nicholas Bourbon established first insurance company, namely the Fire Office, in 1680। तो क्या होता है कि ये जो फायर ऑफ ग्रेट फायर ऑफ लंदन होता है, उसके बाद सॉरी ग्रेट फायर के फायर ऑफ लंदन के बाद इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट होता है। ओके, और ये जो निकोलस बार्बन है वो स्टैब्लिश करते हैं पहला इंश्योरेंस कंपनी जिसका ऑफिस होता है द फायर ऑफिस। ये कब स्टैब्लिश होता है, 1680 में। द फायर इंश्योरेंस बिजनेस वॉज रीऑर्गेनाइज एंड स्टीम लाइट आफ्टर द टोले फायर। कि ये क्या होता है कि जब वो टोले फायर होता है उसके बाद ही फिर से रीऑर्गेनाइज होता है, क्योंकि ये दो मेजर इवेंट्स हैं जिसके बाद फायर इंश्योरेंस आता है सीन में। तो ऐसे स्टार्ट होता है फायर इंश्योरेंस बिजनेस। अब चलते हैं लाइफ इंश्योरेंस का हिस्ट्री देखने। अभी हम ये हिस्ट्री देख रहे हैं कैसे कैसे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, और ये सब चल रहा है इंग्लैंड में, ये याद रखना। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, इन इंग्लैंड बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ बबल एक्ट 1720, mutual life insurance assurance was prevalent with short term insurance. This institution did not provide insurance policy for whole life। कि बबल एक्ट जब पास हुआ 1720 में, तो जो म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस था ये शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करता था। इसमें पूरी लाइफ की कोई इंश्योरेंस गारंटी वारंटी नहीं थी। अब पूरी लाइफ की कैसे आती है, आफ्टर पासिंग for the Bubble Act, all the mutual offices disappear and only the Amicable Society, ये नाम याद रखना, Amicable Society survived, which was established in 1905। अब क्या हुआ था, बबल एक्ट जब पास हुआ था तो बहुत सारे बिजनेस जो भी कंपनीज थे उसकी मोनोपोली ख़त्म करी थी, ये याद है ना। एमिकेबल सोसाइटी सिर्फ सर्वाइव कर पाई। ओके, उसके बाद इन द मेन टाइम
मोर्टेलिटी टेबल वॉज प्रिपेयर्ड। और उसी टाइम ये सबसे बड़ा चेंज आता है कि उससे पहले लोगों को कोई मोर्टेलिटी टेबल वगैरह की कोई नहीं थी बात, कि एक लाइफ स्पैन कितनी होती है किसी इंसान की। तो क्या होता है, मोर्टेलिटी टेबल वॉज वर प्रिपेयर्ड विच मेड इट प्रॉफिटेबल टू डू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो number of companies entered in the field of life insurance business as there was no requirement of insurable interest, so an level of gambling arises। ओके, तो क्या होता है कि मोर्टेलिटी टेबल जब बन जाता है उसके बाद बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में आने लगते हैं। पहले क्या एमिकेबल सोसाइटी ही थी वही सरवाइव कर पाई थी, बट उसके बाद इट इज़ इजी और इसमें चेंजेस भी आते हैं कि कई टाइप के लाइफ इंश्योरेंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्या बन जाता है, एक टाइप ऑफ गैम्बलिंग भी कह सकते हो। टू चेक दैट एवरी लाइफ इंश्योरेंस, टू चेक दैट एवरी, ये सारी चीज़ें गैम्बलिंग वैम्बलिंग सबको चेक करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1774 was passed it, and it was followed by English Life Insurance Act 1909, and after that Insurance Company Act 1958 and 68 get passed। तो सिंपली ये समझो कि ये सारी चीज़ें होने लगी गैम्बलिंग टाइप में, तो अलग अलग लॉज बनने लगे। सबसे पहले इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1774, फिर आता है इंग्लिश लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1909, फिर 58 1968, ऐसे ऐसे लॉ फॉलो होते गए और लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट होते गए। इसमें तीन चीज़ें, तीन आपके इवेंट्स याद रखने हैं कि पहले मोनोपोली किसकी थी, एमिकेबल सोसाइटी का नाम आपको डालना है, उसके बाद मोर्टेलिटी टेबल का आपको नाम डालना है। ठीक है, ये जो मोर्टेलिटी टेबल बना ये एक सबसे बड़ा चेंज था, इसका नाम डालना है। और एग्ज़ाम में ये 3-4 टर्म ही देखेंगे। आपको क्या लगता है एग्जामिनर पूरा पढ़ता है? जैसे अगर सबसे पहले ये 3-4 टर्म दिख गए तो आधे से ज़्यादा नंबर पक्का। सॉरी। अब हम यहाँ पे देखते हैं ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस लॉ इन इंडिया। अब इंडिया में इंश्योरेंस लॉ का ओरिजिन कैसे आता होता है, तो इंश्योरेंस बिजनेस से पहले जो जो बात हम किए थे वो सब था इंग्लैंड का। इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया may be categorized into two groups। इसमें जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया हैज़ इट रूट्स इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी 1850 इन कोलकाता बाय द ब्रिटिशर्स। तो क्या है जनरल इंश्योरेंस कंपनी की रूट, मतलब सबसे पहले कब जनरल इंश्योरेंस कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई कि 1850 में कोलकाता में ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी से। इन 1907 the Indian Mercantile Insurance Company Limited was set up. This was the first insurance company which offered all classes of general insurance policy or business। अब जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी में लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के सारे इंश्योरेंस आते हैं, और ये जो द इंडियन मर्चेंटाइल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड था वो सबसे पहले सारे क्लास ऑफ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का बिजनेस स्टार्ट करा इंडिया में। ओके, मरीन इंश्योरेंस का क्या था इंडिया में? इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस perhaps 7 marine insurance company were started or established between 1797 to 1810। तो 1797 to 1810 तक 7 कंपनीज ऐसे थे जो इंडिया में मरीन इंश्योरेंस करते थे। मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स हैड देयर बीचेस इन इंडिया। अब उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे और वो अमीर भी थे, उनके पास पैसे भी थे और सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में था, सबसे बड़ी बात। तो बहुत सारे बीचेस जो थे वो वही ओन करते थे। नाउ दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इज रेगुलेटेड बाय इंडियन मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963। अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें किससे रेगुलेट होती हैं? इंडियन मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 से। इससे पहले ब्रिटिशर्स का अपना रूल था, अपना बीच भी था, हर एक चीज़ उनका अपना था, वो अपना लॉ वहाँ पे लगाते थे। Let's see what is in fire insurance. Most of the fire insurance business was carried through brokers or branches of foreign company। जो फॉरेन इंश्योरेंस थे बहुत सारे ब्रोकर्स और फॉरेन कंपनी के ही ब्रांच थे इंडिया में। द अलायंस ब्रिटिश एंड द फायर इंश्योरेंस कंपनी was the first insurance company to establish its
एजेंसी ऑफिस एट मद्रास इन इंडिया। कौन था सबसे पहले कंपनी? द अलायंस ब्रिटिश एंड फायर इंश्योरेंस कंपनी जो था वो पहला इंश्योरेंस कंपनी था जो अपना एजेंसी मद्रास में स्टार्ट करा इंडिया में फायर इंश्योरेंस से लेके। देयर आफ्टर नंबर ऑफ ब्रांच ऑफिसेज वॉज एस्टेब्लिश बाई वेरियस इंश्योरेंस कंपनी एट बॉम्बे एंड कोलकाता। मेनली ये सारी चीज़ें मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता इन्हीं 3 जगह पे होती थी। यू नो द रीज़न बिकॉज दिस सिटीज़ वर द प्रेसिडेंसी। यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स का ये कॉन्सेप्ट था, यही जहाँ पे वो थे वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती थी। तो फायर इंश्योरेंस में ये कंपनी का नाम याद रखना, कहाँ स्टार्ट हुआ ये याद रखना। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इज द मॉडर्न फॉर्म एंड वॉज सेटअप बाई द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1880। तो लाइफ इंश्योरेंस एक मॉडर्न फॉर्म है और 1818 में सबसे पहले ये क्या होता है? सेट होता है, स्टैब्लिश होता है। इट वॉज फॉलोड बाई बॉम्बे इंश्योरेंस कंपनी। फिर क्या आती है? बॉम्बे इंश्योरेंस कंपनी 1823 में। एंड फिर आता है मद्रास इक्विटेबल लाइफ सोसाइटी 1829। तो दिस कंपनी सेपरेटेड इन इंडिया बट दे डिड नॉट इंश्योर द लाइफ ऑफ इंडियंस। ये कंपनी तो थी इंडिया में पर ये इंडियन के लाइफ को नहीं सिक्योर करती थी। ओके, दे वर इंश्योरिंग और इंश्योर द लाइफ ऑफ यूरोपियन लिविंग इन इंडिया। जो भी यूरोपियन थे वो लेते थे इंश्योरेंस। और इंडियंस में भी अगर देखा जाए तो कितने इंडियन ले पाएंगे? जो एलीट क्लास है वही लेगा। इतना नॉलेज तो था नहीं, इतना तो एजुकेशन था नहीं, लिटरेसी रेट था नहीं। तो सम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड टू इशू द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू इंडियंस बट द इंडियन हैज़ टू पे एक्स्ट्रा प्रीमियम फॉर द सेल पर्पस। उसके बाद क्या हो गया? कुछ इंश्योरेंस कंपनी इंडियन के लाइफ को भी इंश्योर करने की पॉलिसीज स्टार्ट करी बट वो क्या करते थे? वो इंडियन से एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करते थे। वो आ गया भेदभाव। The Bombay Mutual Life Insurance Society 1871 was first company which issued 3 policy with fair value to Indian। जो पहली ऐसी कंपनी कौन थी? द बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी 1871 में आके देखो 1871 में इंडियंस को फेयर वैल्यू पे क्या आता था? पॉलिसीज मिलती थी। तो ये टाइम हो गया ब्रिटिशर्स का टाइम। अब आता है 19, इसको कैटेगराइज किया गया है टाइम में 1900 टू 1912 के टाइम में क्या होता है कि क्या लिखा है? देयर वॉज होगा यहाँ पे मशरूम ग्रोथ ऑफ इंडियन कंपनीज एंड दिस वॉज ड्यू टू स्वदेशी मूवमेंट। अब क्या होता है इस टाइम पीरियड में कि जितने भी कंपनीज है उसमें क्या आता है? बहुत ग्रोथ आता है, बहुत सारी नई नई कंपनी स्टार्ट होती हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए रेडी थी। टू चेक द ड्यू to indiscriminate growth of Indian company, the Indian Life Assurance Act 1912 was passed by Britishers। अब इन सारे चीज़ों को देखने के लिए, इन सारे चीज़ों को देख रेख करने के लिए जो और डिस्क्रिमिनेशन को ग्रोथ ना करने के लिए ये जो ब्रिटिशर्स हैं पास करे द इंडियन लाइफ अश्योरेंस एक्ट 1812। अब इस एक्ट में क्या था? फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज मेड मैंडेटरी टू पब्लिश रिटर्न ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। पहली बार ये मैंडेटरी किया गया। इन 1934 गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड मिस्टर S.C. सेन एज ए स्पेशल ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन द इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म। तो क्या MC सेन को क्या करा गया? अपॉइंट किया गया ऑफिसर्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन कि इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म में क्या रिपोर्ट आप दीजिए, क्या रिफॉर्म लाया जा सकता है, इन्वेस्टिगेट करिए। फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ कमिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर N.N. शंकर वॉज अपॉइंटेड। फाइनली अभी क्या हुआ? मिस्टर N.N. शंकर को हमने चेयरमैन अपॉइंट करा और फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी इंश्योरेंस एक्ट 1938 वॉज पास्ड। अब फिर इस कमेटी के रिकमेंडेशन से इंश्योरेंस एक्ट 1938 होता है पास। द नोटेबल फीचर ऑफ एक्ट वॉज दैट, अब उस एक्ट में उसके फीचर क्या थे? सबसे पहला था इट हैड ब्रॉड द होल, यहाँ पे ब्रॉड होगा भैया GHT कर दो, ब्रॉड द होल इंश्योरेंस बिजनेस अंडर द यूनिफाइड सिस्टम ऑफ सेंट्रल रेगुलेशन। अब जो भी इंश्योरेंस बिजनेस था उसको क्या कर दिया? यूनिफाइड कर दिया, एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर में कर दिया। दूसरा क्या था? इट वॉज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस
इंडियंस एज वेल एज फॉरेनर। और वो क्या था, एप्लीकेबल था हर टाइप के जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो। तीसरा क्या आता है, अ न्यू इंस्टीट्यूट कंट्रोलर ऑल इंश्योरेंस वाज क्रिएटेड टू सुपरवाइज टू रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। अब ये सारे ही बिजनेस में आता था, बट इंश्योरेंस बिजनेस को किया गया अलग और एक नया बनाया गया सुपरविजन के लिए, उसके सुपरवाइज के लिए, उसके रेगुलेशन के लिए इंस्टीट्यूशन। तो नया इंस्टीट्यूशन बना। ये चलता है 1900 से 1912 तक। नेक्स्ट आता है नेशनलाइजेशन का टाइम। क्या होता है नेशनलाइजेशन में, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ वेव ऑफ नेशनलाइजेशन इन ऑल सेक्टर। इट वाज फाउंड दैट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाज लिमिटेड ओनली टू अर्बन एरिया। अब क्या आता है, इंडिपेंडेंस के बाद एक नेशनलाइजेशन का वेव है। बैंकों का नेशनलाइजेशन देख रहे थे, बाकी कंपनीज का नेशनलाइजेशन देख रहे थे। तो यहाँ पे आया कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है ये सिर्फ लिमिटेड रह गया है शहर के क्षेत्रों में, अर्बन एरिया में खाली रह गया है। देयर वर 3 मेन जस्टिफिकेशन इन फेवर ऑफ नेशनलाइजेशन। अब नेशनलाइजेशन तो करना है, रीज़न देने पड़ेंगे। सबसे पहला रीजन क्या दिया गया, कि प्राइवेट कंपनी कुड नॉट प्रमोट इंश्योरेंस बिजनेस इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया जो है वहाँ पे इंश्योरेंस की पहुँच नहीं जा पा रही है, तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज फेल हुई। दूसरा क्या आता है, द गवर्नमेंट कुड बी इन बेटर पोजिशन फॉर चैनलाइज मनी फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट बताती है कि गवर्नमेंट बेटर पोजीशन में है मनी को चैनलाइज करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, पैसे देखने के लिए, ये सारी चीज़ें। और थर्ड रीजन आता है जो सबसे सॉलिड रीजन था, बैंकरप्सी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी वो हो गई थी बैंकरप्ट। तो यहाँ पे कराना था नेशनलाइजेशन। अर्लियर an ordinance was promulgated by central government and subsequently by the life enactment of Life Insurance Corporation Act 1956। तो क्या यहाँ पे आया, LIC वाली बात। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 पास हुआ, LIC स्टेब्लिश हुआ, LIC वॉज स्टेब्लिश। द ओरिजिनल कैपिटलिस्ट मोनोपोली कहाँ गया, मोनोपोली अब एक टाइम था कि LIC के पास था। LIC वॉज प्रोवाइडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ 5 years विच वॉज प्रोवाइडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। LIC को सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके ही कारण से आप देखो कि मोनोपोली था उस टाइम पे यार। सेंट्रल इंश्योरेंस बिजनेस वाज आल्सो नेशनलाइज। अब क्या किया गया कि जो सेंट्रल इंश्योरेंस बिजनेस बना था उसको भी नेशनलाइज किया गया बाय द इनेक्टमेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972। जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट था 1972 उसके अंदर GIC को, विच इज़ द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसको भी किया गया नेशनलाइज। और इसके बनाए गए 4 सब्सिडरी कंपनी। अब ये 4 सब्सिडरी कंपनीज को इस्टेब्लिश करने में क्या आता है, इसको आप नाउन से याद कर लो। पहला बना न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा आता है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चौथा है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। NOUN नाउन से याद रखना, ये 4 बन जाते हैं इसके सब्सिडरी कंपनी। अब आता है प्राइवेटाइजेशन का दौर। फिर से नेशनलाइजेशन हुआ, अब हुआ प्राइवेटाइजेशन। एट द टाइम ऑफ PV नरसिम्हा राव के टाइम, जो PV नरसिम्हा राव आते हैं उनकी गवर्नमेंट आती है, तो उस टाइम बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसमें रिफॉर्म हुआ है। तो क्या किया गया कि R नरसिम्हा एंड अदर R नरसिम्हा को किया गया बैंकिंग के लिए, और अदर फॉर द सेक्टर नॉन बैंकिंग सेक्टर के लिए हेड बनाया गया AC शाह को। कि आप देखेंगे ये सारी चीज़ें। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और द इकोनॉमी पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिकमेंडेशन। तो उनके रिकमेंडेशन पे नए नए पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें बनती हैं। अभी हम प्राइवेटाइजेशन मतलब आज तक भी यही चल रहा है। आगे देखो, अन 1993 गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी हेडेड बाई RN मल्होत्रा। RN मल्होत्रा जो है पहले RBI के गवर्नर रह चुके थे फॉर इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म। तो इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म के लिए RN मल्होत्रा को किया गया अपॉइंट कि आप एक कमेटी को हेड करिए और अपना रिपोर्ट सबमिट करिए इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड। तो कमेटी के हेड बने RN मल्होत्रा। द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 7 जनवरी 1994। 1994 में कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दे दिया गया कि ये चीज़ें हैं, और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे RN मल्होत्रा, जो मल्होत्रा कमेटी के नाम से जाना जाता है,
क्या हुआ, IROA was established by Insurance Regulatory and Development Authority which is the IRDA Act 1919। और फिर इसी एक्ट से जो GIC, LIC और बाकी चीज़ें थी उसकी मोनोपोली को क्या किया गया, इंश्योरेंस बिजनेस में ख़त्म करा गया, कोई मोनोपोली नहीं बच पाई। द रोल ऑफ GIC इज़ लिमिटेड टू द री इंश्योरेंस, ठीक है। इन December 2000 द सब्सिडरी ऑफ GIC वेयर डीलिंक्ड एंड मेड इंडिपेंडेंट एंटिटी। जो ये 4 सब्सिडरी बनी हुई थी इसको क्या किया गया, डीलिंक किया गया और इंडिपेंडेंट एंटिटी बनी। अभी का क्या सीन है कि IRDA जो है उसको IRDA ऑफ इंडिया बोला जाता है और मैक्सिमम सेक्टर इसका क्या है 74%। अब तक यही हमारा ये चीज़ है। अब इसके बाद आप एक कंक्लूज़न भी टॉपिक दे देना और कंक्लूज़न में आप पूरा 5, 6, 7 लाइन में आप पूरा ये हिस्ट्री लिख दो एक समरी टाइप में कि सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट करा है। ये आपका फुल आंसर हो गया कि हमने पहले एक इंट्रोडक्शन दिया था हिस्ट्री को लेके, फिर हम ओरिजिन पे देखने गए कि इंडिया में ओरिजिन तो मिलता है इसका, बट जो मॉडर्न इंश्योरेंस है वो यूके से है। फिर हमने यूके में तीनों देखा, मरीन, फायर और लाइफ, कि कैसे कैसे मोर्टेलिटी टेबल वगैरह बना। फिर ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस देखते हैं इंडिया में, ब्रिटिशर्स के टाइम में देखते हैं, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में देखते हैं 1900 से, नेशनलाइजेशन भी देखते हैं, प्राइवेटाइजेशन भी देखते हैं, आज तक क्या सीन चल रहा है ये भी देखते हैं। इसके बाद एक टॉपिक डालना कंक्लूजन। ये हो गया आपका पूरा ओरिजिन एंड हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट रिस्क। इन सारे टॉपिक पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले आने वाला है। तो बी कनेक्टेड, बी लिंक्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक यार और कमेंट तो करो। यही आप अब मेरे को समझ आएगा कि मेरा काम कैसा चल रहा है, कैसा सही है, गलत है, मैं क्या करना चाह रही हूँ, अपना सजेशन भी दो। ओके, तो आप ये कर सकते हो। एंड मेरे को टारगेट बनाना, ये बनाना, वो बनाना नहीं है। आपको पसंद आए आप लाइक करो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।